Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. So in today's video, we have to discuss the constitutional law case laws. This will approx 100 cases which we will discuss today. और ये आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम, APO एग्जाम और अदर एग्जाम में भी लाइक CUET, LLM एग्जाम एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी सिलेबस में है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. तो विदाउट गेटिंग लेट हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अप्रॉक्स 100 केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. और अगर हमें लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट केस है जो छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. वी विल डिस्कस लेटर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन. सो हमारा फर्स्ट केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. दिस केस वॉज डिसाइडेड इन 1986 बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. This case was related to free speech and expression, which is enshrined in Article 19(1)(a) of the Constitution. And this case, the court held that the right to free speech and expression also includes the right to remain silent, and that only standing for national anthem showed proper respect. ठीक है, तो इस केस को बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को हम नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हैं. आर नेक्स्ट केस इज राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ये 2015 का केस है. इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 was upheld, and the act disbars persons in Haryana from right to contest panchayat elections on the basis of certain restrictions like educational qualification, arrears clauses, etc. हमारा नेक्स्ट केस है K. Veeraswamy versus Union of India. This case was decided in 1991. In this case, the Honorable Supreme Court has held that no FIR against the High Court and Supreme Court judges unless President consults CJI and CJI allows it. चौथा केस है Delhi Judicial Service Association versus State of Gujarat. This case was decided in 1991. It is one of the most important case और ये काफ़ी स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है. इस केस में हेल्ड किया गया था गाइडलाइंस अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर, परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट्स रिक्वायर्ड. नेक्स्ट केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस केस वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट जजेस केस. दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1981. दिस केस इज रिलेटिंग टू कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 डज नॉट मीन कॉन्करेंस. नेक्स्ट केस है हमारा सुप्रीम कोर्ट advocates on record versus Union of India. This case was also known as second judge's case. तो first judge's case is SP Gupta versus Union of India, and second judge's case is Supreme Court advocate on records versus Union of India. This case was decided in 1993, and in this case the Honorable Court has held that consultation under Article 124 does not mean concurrence, and कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व. और कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन लोग होंगे? तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट हमारा केस है 7th इनरे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसे हम थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं. दिस वाज डिसाइडेड इन 1998 और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट कॉलेजियम मीन्स CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस. नेक्स्ट केस है हमारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसे हम 4th जजेस केस के नाम से भी जानते हैं एंड दिस केस वाज डिसाइडेड इन 2015. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट अपहेल्ड. नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन एक्ट स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और 4th जजेस केस में जो नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन बनाया गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI एंड अदर सीनियर मोस्ट जजेस, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और इसी के साथ साथ 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो स्ट्रक डाउन. हमारा 9th केस है नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1966 एंड इन दिस केस द Supreme Court has held that judiciary a state while performing the administrative function and not while performing the judicial function.
ठीक है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो आर्टिकल 12 के अंडर में स्टेट तब मानी जाएगी जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो फिर वहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन भी स्टेट के और जुडिशरी के अगेंस्ट में एक्सरसाइज किया जा सकता है। बट जहाँ पे जुडिशरी जो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और वहाँ पे वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये सेम ही जो होल्डिंग थी वो रिजू प्रसाद वर्सेस स्टेट, उस केस में भी ये सेम रूलिंग ही हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट हमारा केस है 10th विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। दिस केस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पॉश एक्ट, which means the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act 2013। इस केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, और फिर जो हमारा 2013 का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट था वो कोडिफाई किया गया था इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। सो गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कोड कोडिफाइज दिस गाइडलाइन। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है और इसी के साथ साथ ये हमारा पॉश एक्ट से भी रिलेट करता है। तो आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा केस है 11th सहारा वर्सेस सेबी 2012। इन दिस केस डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट वॉज हेल्ड, और इसका मतलब बताया गया था दैट द पोस्टपोनिंग मीडिया पब्लिकेशन टू इंश्योर फेयर ट्रायल। नेक्स्ट केस है हमारा 12th शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का। दिस केस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस विच इज आस्क्ड इन एवरी जुडिशरी एग्जाम, एवरी एपीओ एग्जाम। इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क एज वेल एज लेटेस्ट केस। और ये शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है, इसी के साथ साथ ये हमारा मुस्लिम लॉ से भी रिलेट करता है। एंड इन दिस केस शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ट्रिपल तलाक को, दैट इज तलाक के बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। हमारा नेक्स्ट केस है 13th नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वाज डिसाइडेड इन 2014 एंड इन दिस केस transgenders as third gender recognized to be given government jobs under OBC category. This was held by Honorable Supreme Court. Next case है हमारा शंकरी प्रसाद versus Union of India. This case was decided in 1951. In this case, the Honorable Court has held that Parliament can amend fundamental rights. Law under Article 13 does not include a constitutional amendment. सो अमेंडमेंट से रिलेटेड ये सबसे पहला केस था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था, दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने हेल्ड किया था दैट द पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, और जो आर्टिकल 13 है वहाँ पे जो लॉ वर्ड दिया हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट केस था हमारा इसी के फर्दरेंस में। सो हमारा नेक्स्ट केस था 15th सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद का सेकंड केस था जो पार्लियामेंट के राइट से रिलेटेड था कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था, कैन पार्लियामेंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर? एंड विद दिस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 was also challenged, and the Honorable Supreme Court has approved the majority judgment in Shankari Prasad case and held that amendment of the Constitution means amendment of all parts of the Constitution. Next case था Golaknath versus State of Punjab. This case was decided in 1967. तो ये जो चारों केसेस हैं ये हम एक साथ ही इनको पढ़ते हैं फर्दरेंस में, क्योंकि इनमें जो इश्यूज थे वो सेम ही थे। सो हमारा अभी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, एंड द सुप्रीम कोर्ट प्रोस्पेक्टिवली ओवररूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन इन शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस। इसी के साथ साथ उन्होंने हेल्ड किया दैट अंडर आर्टिकल 13 clause 2 law includes a constitutional amendment doctrine of prospective overruling laid down. ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग जो है वो लेट डाउन किया गया था। ये भी आपका सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दिस वाज 1973 और यहाँ पे
3 जजेस की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हेल्ड किया गया था पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द पावर ऑफ अमेंडमेंट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे सो एज टू अब्रीच, टेक अवे और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड a constitutional amendment which offends the basic structure of the constitution is held to be ultra vires। इसी के साथ साथ पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C which barred judicial review और स्ट्रक डाउन कर लिया गया था। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, दिस इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, एंड मैनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट केस है 18th मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1980। इन दिस केस आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 5 वाज स्ट्रक डाउन। इसी के साथ साथ पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C स्ट्रक डाउन विच गिव प्राइमेसी टू ऑल। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये भी बताया गया था कि जो DPSP प्रोवाइडेड है पार्ट 4 में वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुपरसीड करता है, एंड हार्मनी बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स एम्फेसिस्ड। नेक्स्ट केस है हमारा 19th अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1980, और साथ में RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये दोनों ही केस जो है वो हमारे आर्टिकल 12 जो स्टेट से बिलोंग करता है वहाँ से रिलेट करते हैं। और इन दोनों ही केस में जो आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी वर्ड दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ही केस था कि कौन कौन से जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारी अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी और उसी के रिस्पेक्ट में वो फिर स्टेट की मीनिंग में आएंगी। तो हमारा नेक्स्ट केस है अब 21 AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस है। इन दिस केस प्रोसीजर established by law under Article 21 does not mean due process of law। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रोसीजर established by law is different thing and the due process of law is different thing। सो ये जो प्रोसीजर established by law है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ये जो थॉट है ये ब्रॉड किया गया था। तो ये जो प्रोसीजर established by law है ये हमारा जापान से लिया गया था, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो US कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रॉड किया गया था। नेक्स्ट केस इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1978 एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज आस्क्ड इन एवरी जुडिशियल, एवरी APO एंड एवरी स्टेट BCS एग्जाम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी इज इन द। So in this case the Honorable Supreme Court has held that procedure established by law under Article 21 means due process of law and right to go abroad is a facet of Article 21. Article 21 provides that no one shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो उसमें जो राइट टू मूवमेंट, राइट टू अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में ही आती हैं। नेक्स्ट केस है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। दिस वाज द केस ऑफ 1985। इस केस में बोला गया था कि जो पब्लिक हैंगिंग होती है वो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करती है। सो पब्लिक हैंगिंग इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे जितने भी केसेस हैं वो सारे ही बहुत रेलिवेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपके जो हैं लैंडमार्क केसेस की सीरीज में यहीं से केसेस बनते हैं। सो इन केसेस को, एक भी केस को स्किप ना करें, बिल्कुल जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट है हमारा KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। दिस केस वॉज रिलेटिंग टू राइट टू प्रिवेसी, अ फेसेट ऑफ आर्टिकल 21। सो पूरा नाम था इस केस का जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दिस वाज 2017 केस, और यहाँ पे 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे हेल्ड किया गया था दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज
प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। और इसी के साथ साथ इस केस में जो ऑनरेबल कोर्ट थी उन्होंने ओवर रूल किया था MP शर्मा केस को एंड खरक सिंह केस को टू द एक्सटेंट दे हेल्ड दैट राइट टू प्रिवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट केस है हमारा बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का ये केस था। इन दिस केस दी हेल्ड दैट नेशनल अवार्ड सच एज भारत रत्न, पद्म विभूषण, Padma Bhushan, Padam Shri, hereinafter called the national awards, are titles within the meaning of Article 18 Clause 1 of the Constitution of India। तो ये केस भी आपका आर्टिकल 18 के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस हमारा है 26 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये 1951 का केस था। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टैब्लिश्ड that there must be a nexus between the classification and the object of the act which makes the classification। Next case है हमारा MR Balaji versus State of Mysore। This case was decided in 1962 और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था that a special provision of reservation should be less than 50%। Sorry, next है, इसी के साथ साथ उन्होंने हेल्ड किया था कास्ट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया with other criteria such as place of habitation, poverty, etc. to determine backwardness, but caste cannot be the sole factor। तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि can caste be the sole factor to determine backwardness, तो ये किस केस में हेल्ड किया गया था या फिर yes no में भी आ जाता है। सो आपको याद रखना है ये हेल्ड किया गया था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। नेक्स्ट केस है हमारा इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वाज डिसाइडेड इन 1993। दिस केस वाज आल्सो कॉल्ड एज मंडल कमीशन केस, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मंडल कमीशन केस किसे कहते हैं। तो दिस वाज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1993 का केस था और ये वन ऑफ द केस है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। सो इन दिस केस द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट रिजर्वेशंस इन प्रमोशन नॉट परमिसिबल diluted by Article 16 Clause 4A via 77th Amendment। इसी के साथ साथ कोर्ट ने हेल्ड किया क्रीमी लेयर टेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू SC/ST, रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% नॉट परमिसिबल। नेक्स्ट, कास्ट इज अ प्रीडोमिनेंट टेस्ट फॉर असेसिंग बैकवर्डनेस, कैरी फॉरवर्ड रूल फॉर वैकेंसीज नॉट परमिसिबल, diluted by Article 16 4B via 81st Amendment and upheld 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इन पब्लिक ऑफिसेस। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो केस है ये ऐसा केस है जो PT के लिए तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, ये आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं कि आपका रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है, तो आपको ये केस तो वहाँ पे पुट डाउन करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ मेंस में डायरेक्ट यही केस पूछा जाता है कि कंप्लीट डिस्कशन कीजिए। नेक्स्ट हमारा 29th है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस केस वॉज डिसाइडेड इन 1999। इन दिस केस गेटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन डज नॉट ग्रांट consequential seniority for SC/ST candidates. Catch-up rule was laid down under which senior general candidates who were promoted after SC/ST candidates would regain their seniority over SC/ST candidate promoted। और यहीं पे diluted by addition of clause with consequential seniority in Article 16 Clause 4 via 85th Amendment। तो ये चारों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से क्लॉजेस को ऐड किया गया था, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से रिलेटेड था आर्टिकल 16 Clause 4A में ऐड किया गया था। इसी के साथ साथ 81st अमेंडमेंट से आर्टिकल 16 Clause 4B ऐड किया गया था और आर्टिकल 16 Clause 4A में को ऐड किया गया था बाय 77th अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस वॉज डिसाइडेड इन 2006। इन दिस केस रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी अलाउड इफ 3 टेस्ट फैक्टर्स आर शोन। क्या क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस, demonstrate inadequacy of representation and third था overall efficiency of administration should not get compromised। And with this held per incurium in General Singh versus
Lakshmi Narayan Gupta to the extent that it asks for demonstrating backwardness for SC/ST as it goes against Indra Sawhney finding that there need not be shown any data for backwardness for SC/ST. नेक्स्ट केस है जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये 2018 का केस था. इन दिस केस होल्ड्स एम नागराज पर इंक्यूरियम टू द एक्सटेंट इट आस्क्ड फॉर डेटा टू डिमॉन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस ऑफ SC/ST. तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा. नेक्स्ट केस है अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2008 का केस है. दिस केस वॉज रिलेटिंग टू कास्ट एंड क्लास. तो इस केस में हेल्ड किया गया था कास्ट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद क्लास एंड कैन बी कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट इन द सोशल स्टेरिफिकेशन. क्रीमी लेयर principle cannot be applied to SCs and STs as they are separate backward classes by themselves. इसी के साथ साथ the question was restricted to Article 15 Clause 5 in so far as it applied to state institutions, violated the basic structure. That part of Article 15 Clause 5 which referred to private, unaided and educational institution was excluded from the scope of inquiry. Court upheld the application of provision of the state institution. इसी के साथ साथ upheld किया गया था 27% quota for OBCs in educational institution. Next case है State of Madras versus चंपकम दोराईराजन, ये 1951 का केस है. ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, जब आप कहीं भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को उठा के देखेंगे तो ये केस आपको अक्सर ही मिल जाएगा. In this case, the Honorable Supreme Court has held that admission to medical and engineering college in Madras in a proportion based upon caste and religion were challenged. Court rejected the argument that Article 46 could be used to provide reservation since directive principle could not go against fundamental rights of citizen and dilute किया गया था and diluted by addition of Article 15 Clause 4 via the First Amendment Act 1951. And this is the one of the case which is responsible for the first constitutional amendment which was made in the year 1951. Next case है हमारा मोहिनी जैन versus State of Karnataka. This case was decided in 1992. This case is related to right to education which is enshrined in Article 21A of the Constitution which was added by 86th Constitutional Amendment. And in case of Mohini Jain versus State of Karnataka, the Honorable Court has held that there is a fundamental right to education at all levels, primary, secondary and higher, and that the state was under a constitutional mandate to provide educational institution at all those levels and declared right to education as a fundamental right. And with this, the court held that if the government seats are filled by charging amount, it is state's responsibility to ensure that all other institutions that are set up with government's permission and have obtained recognition from the government also charge the same amount as fees. And after Mohini Jain versus State of Karnataka, there was a case Unni Krishnan JP versus State of Andhra Pradesh. This case was of 1993. In this case, the Honorable Court has reconsidered Mohini Jain and held that the right to education only extends to children up to the age of 14 years. Private institutions had a right under Article 19(1)(g) that entitles them to complete autonomy. Profit making was essential for them to flourish, however, laid down certain restrictions conditions with respect to fees charged by private education institution. These conditions included to fee to be charged and seat sharing ratio between the government and the private institution. Next case है 36th TMA Pai Foundation versus State of Karnataka. ये 2002 का केस है. It is also one of the most important case. In this case, the Honorable Court has setting up an educational institution held that setting up an educational institution would be an occupation under Article 19(1)(g). The scheme framed by Unni Krishnan was illegal and unconstitutional and overruled Unni Krishnan to that extent. तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से केस में जो उन्नी कृष्णन केस था उसको ओवररूल किया गया था. तो TMA पाई
फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसी के साथ साथ स्टेट कैन नॉट रेगुलेट द एडमिशन पॉलिसीज ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय माइनॉरिटीज। हाउएवर सम रूल्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू मेंटेन academic standard. Minority institution will have to admit to a reasonable extent non-minority students in their institution. Next case है Islamic Academy of Education versus State of Karnataka. This case was decided in 2003. In this case, the Honorable Court has held that the state can provide reservation in favor of financially or socially backward sections of society. In order to ensure transparency in admission and fee structure, the court resorted to setting up the committees to give effect to the judgment in TMA 5 foundation case. Next case है PMA इनामदार versus State of Maharashtra. This is also one of the most important case. इस case में the bench was set up to clarify. पहला था the ratio of TMA by 11 जन जो कि 11 जजेस बेंच वर्डिक्ट थी। इसी के साथ साथ दूसरा था to examine the correctness of Islamic Academy case. And the court held that setting up of committees to fix fee structure, seats, etc. in private educational institution can contrary to judgment in TMA Pi. Hence, overruled Islamic Academy to that extent. The state can't impose its restriction policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges. Next case था 39th L. Chandrakumar versus Union of India. In this case, the Honorable Supreme Court has held that judicial review is a part of the basic structure of the Constitution. Held Article 323A Clause 2D and Article 323B Clause 3D struck down as it affected powers of High Court of Judicial Review. Our next case is Vaman Rao versus Union of India 1981. This case was related to 9th schedule of the Constitution. In this case, the court has held that all laws put under Article 9 of all laws put under 9th schedule of the Constitution before the date of Keshwananda Bharati decision, that is April 24th, 1973, will be immune from judicial review. All laws put under 9th schedule after Keshwananda Bharati will be open to challenge on the grounds of violation of basic structure doctrine. हमारा नेक्स्ट केस है IR कोहेलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 2007 का केस है। इन दिस केस द ऑनरेबल कोर्ट हैज मेड टू फोल्ड टेस्ट लेड डाउन टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ पुट्स अंडर द 9th शेड्यूल। क्या क्या थे? पहला था वेदर द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट, वेदर द वायलेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर वॉज इफ येस द लॉ विल बी स्ट्रक डाउन। Held some fundamental rights to be part of the basic structure of the Constitution, but stopped short of holding all fundamental rights to be part of the basic structure. हमारा नेक्स्ट केस है P. रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994. ये केस जो है वो हमारा अटेम्प्ट टू सुसाइड से डील करता है। सो देखते हैं। इन दिस केस सेक्शन 309 ऑफ IPC इज अ क्रूअल. It was held that Section 309 of IPC is a cruel and irrational provision, and it may result in punishing a person again doubly who has suffered agony and would also suffering ignominy because of his failure to commit suicide. Consequently, it was held that the section was violation of Article 21, hence unconstitutional. However, the bench did not favor euthanasia. So, our next case is Jian Kaur versus State of Punjab. This case was 1996. This case is relating to right to life under Article 21 और इसे passive euthanasia से related case भी कहते हैं. In this case, the Honorable Supreme Court has held that right to life under Article 21 is inherently inconsistent with the right to die, as is death with life. In furtherance, the right to life, which includes right to live with human dignity, would mean the existence of such a right up to the natural end to life. It may further include death with dignity, but such existence should not be confused with unnatural extinction of life, curtailing natural span of life. और इसी केस में जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही ओवररूल किया गया था, जो हमारा अभी हमने प्रीवियस देखा केस P. रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया.
अब हमारा नेक्स्ट केस है अर्ना शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये भी हमारा यूथनेशिया से रिलेटेड ही केस है। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ सेट ऑफ broad guidelines legalizing passive euthanasia in India. It held that the decision to withdraw treatment, nutrition, or the decision of discontinue life support must be taken by parents, spouse, or other close relative, or in the absence of them, by a next friend. This decision requires approval from the concerned High Court. Next है 45th case, Common Cause versus Union of India. This case was of 2018. In this case, the Honorable Supreme Court has held that right to die with dignity is a fundamental right. Passive euthanasia is permissible, not active euthanasia. The difference between active and passive euthanasia is that in active euthanasia, something is done to end the patient's life, while in passive euthanasia, something is not done that would have preserved to the patient's life. Court also upheld the validity of living will. Living will is a written document that allows a patient to give explicit instruction in advance about the medical treatment to be administered when he or she is terminally ill and no longer able to express informed consent. It includes authorizing their families to shift off life support in case of medical board declared that they were beyond medical help. और इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अंडर आर्टिकल 115 डिक्रिमिनलाइज्ड सुसाइड। नेक्स्ट है 46 केस किहोतो होलहम वर्सेस तसीलू। दिस केस इज ऑफ 1992। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पैरा 7 of the 10th schedule, which is inserted by 52nd Constitutional Amendment 1985 of the Constitution as ultra vires as it excluded judicial review. नेक्स्ट केस है 47th इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975. इन दिस केस द कोर्ट हैज हेल्ड 39th amendment which is relating to article 329A as unconstitutional and violates of basic structure. Next, People's Union for Democratic Rights versus Union of India. This case was of 1982. And here the court has held that where a person provides labor or service to another for remuneration which is less than the minimum wage, the labor or service provided by him clearly falls within the scope and ambit of the word forced labor under Article 23. Next case है हमारा 49th संतोष कुमार versus Secretary of HRD 1995. In this case, the court has held that teaching of Sanskrit alone as an elective subject in CBSE can in no way be regarded as against secularism. Indeed, our constitution requires giving to Philip to Sanskrit because of that has been stated in Article 351, in which, while dealing with the duty of the union to promote the spread of Hindi, it has been provided that it would draw whenever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit. Encouragement to Sanskrit is also necessary because of it being one of the language included in its schedule. Next case है हमारा Rev. Stanislaus versus State of MP. This case was of 1977, and in this case the Honorable Court has held that the right to propagate religion under Article 25 does not include right to convert by fraud or deceit or allurement, and therefore upheld the constitutional validity of laws enacted by Madhya Pradesh and Orissa legislature prohibiting conversion by force, fraud or allurement. So this was all for today. Further हम अपने next video में जो रिमेनिंग 50 केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करें. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर द मोर अपडेट्स.